ये दोनों के बच्चों के लिए ये उपयोगी ब्लॉक MRD 004, और MRD 004 का ये पहला ब्लॉक जो है वो रिसर्च मेथड्स इन रूरल डेवलपमेंट। ये ब्लॉक है रिसर्च मेथड्स इन रूरल डेवलपमेंट। और रिसर्च के मेथड्स क्या हैं? जब आप रूरल डेवलपमेंट के स्टूडेंट के रूप में जाते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, रिसर्चेशन करने के लिए, तो रिसर्च का काम करना पड़ता है। तो रिसर्च है क्या, रिसर्च के टूल टेक्निक्स क्या है, रिसर्च के मेथड्स क्या है, ये सब आपको बताने की जरूरत है। इसीलिए ये एक कोर्स आपको दिया गया है कि ये रिसर्च होता क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है पहला ब्लॉक जो है रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट, उसका दूसरा ब्लॉक है रिसर्च मेथड्स इन रूरल डेवलपमेंट, तीसरा ब्लॉक है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, और चौथा ब्लॉक है डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो जब इतना काम कर लेंगे तो फाइनली आपको डाटा को प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करके उसके एनालिसिस को देख करके आपको कंक्लूड करना है। तो बस अब इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग चालू कर रहे हैं पहला ब्लॉक जो रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट है। इसमें 4 यूनिट्स आपको दिए गए हैं। 4 यूनिट्स जो है उसमें इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मतलब रिसर्च के पर्पस क्या है, रिसर्च का नेचर क्या होता है, रिसर्च के स्कोप क्या होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 में दिया हुआ है रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट, रेट्रोस्पेक्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स क्या है, और रिसर्च प्रोसेस फर्स्ट, ये यूनिट 3 में दिया हुआ है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद है यूनिट 4 में रिसर्च प्रोसेस 2, प्रिपेयरिंग ए रिसर्च प्रपोजल, एक रिसर्च का प्रपोजल आप कैसे बनाते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमको पूरे ब्लॉक 1 में 4 यूनिट्स में पढ़ना है, जो MARD का MRD 004 ये पेपर है। तो सबसे पहले है ना कि थोड़ा सा रिसर्च को बताएं, रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, और इसका स्कोप क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। और ये काउंसलिंग में हम आपको ये समझ करके बात करते हैं कि आपकी ये सब समस्याएं हो सकती है, तो हमको इस पर थोड़ा बात कर देना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे 1 घंटे के काउंसलिंग सेशन में आपको पूरी बातों की टीचिंग नहीं की जा सकती, ये सबसे पहले। तो सबसे ये जानते हुए कि काउंसलिंग जो है एक परामर्श का सत्र है, मतलब आपको समस्या है तो उसका हम परामर्श देते हैं। तो ये परामर्श के सत्र में हम सबसे पहले कि रिसर्च होता क्या है। सर्च का मतलब खोजना, और रिसर्च ये क्या हुआ, फिर से खोजना, ये बार बार खोजते रहना, और बार बार खोज करके क्या उन्हीं चीजों को लाना जो पहले से लाया हुआ है किसी रिसर्चर के द्वारा, जी नहीं। रिसर्च का सोशल साइंस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो उसकी प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि देवघर में यदि कोई दुर्घटना या घटना हुई है तो उसकी प्रकृति कुछ और हो सकती है, और साहेबगंज में यदि कुछ हुआ है तो उसकी प्रकृति और कुछ हो सकती है। ये समाज की प्रकृति के मुताबिक सामाजिक घटनाओं की प्रकृति भी बदलती है, ये सबसे पहले समझना है आपको। तो एक किसी घटना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए जो संबंधित कारक हैं देवघर में जो होंगे वो साहेबगंज में या पाकुड़ में होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए सामाजिक घटनाओं के लिए जो सोशल साइंस की जो रिसर्च में की बातें हैं उसको हम लोग किसी भी टॉपिक पर यदि दोहराते हैं तो घटनाओं की प्रकृति बदल गई है तो उसके रिजल्ट्स भी बदले हुए मिलेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि रिसर्च क्यों करना है। अच्छा, रिसर्च करने का मतलब है कि कुछ नई चीजों को निकाल करके आप दें। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले से कुछ कर दिया है, आप जो है उसी को आधा अधूरा कुछ इधर उधर अपनी कुछ बातें जोड़ करके दे दें, ऐसा नहीं। आपको जो कुछ भी प्रस्तुत करना है वो फैक्ट फिगर से प्रस्तुत करना है, जिसको देख करके कोई ये कहे कि नहीं नहीं ये जो है फैक्चुअल फिगर है। आपको यदि कोई चैलेंज करे तो आप बताएंगे साहब हमने ये फील्ड से डेटा कलेक्ट किया है और ये मेरा डेटा कलेक्शन है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज है वो किस तरीके से डेटा है और इसका रिजल्ट ऐसा क्यों है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको मानने के लिए बाध्य होंगे। अदरवाइज क्या होता है ना कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी बदलती रहती है कि लोग जो है
आपकी बातों पर सहज यकीन नहीं करेंगे। ये सब तुम तो अपने मन की बात बता रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से फील्ड में गए, क्या बोल रहे हो, डाटा कहाँ से लेकर के चले आए और बोल रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि प्रॉपर फैक्ट फिगर के साथ, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस के साथ डेटा एनालाइज करके आप देंगे तो निश्चित तौर से आपकी बातों को लोग जो है सो मानेंगे और ये समझ करके कि नहीं इसने एक्चुअल वर्क किया है। ठीक है, और एक्चुअल वर्क को यदि वो देखना चाहेंगे आपके रिपोर्ट को तो आप उसमें बता पाएंगे कि हमने ये मेथोडोलॉजी इसमें एडॉप्ट किया है, हमने इसके लिए ये टूल्स यूज किया है, हमने इसके लिए डेटा यहां से कलेक्ट किया है, हमारे एनालिसिस का तरीका ये है और तब जाकर के हमने कंक्लूजन दिया। इस तरीके से यदि आप फील्ड से काम करके देते हैं रिपोर्ट तो कोई भी मानने के लिए बाध्य होएगा। तब रिसर्च की बात, रिसर्च बार बार सर्च करना, तो बार बार सर्च करने में उन्हीं चीजों को आप लाएंगे जो पहले किसी ने किया है, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको निश्चित तौर से जो किया गया काम है किसी के द्वारा उसको जो है आप क्या करेंगे, आगे उससे आगे बताएंगे कि इसमें आगे की चीजें ये है, क्योंकि घटनाक्रम बदल गया है। ठीक है, समय के मुताबिक बहुत सारी बातें बदल जाती है, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं। तो आप यदि उसको लेकर के बताएंगे तो लोग ये समझेंगे कि हाँ कुछ जो आगे की बात है वो रिसर्च है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रिसर्च में, जब रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मान लीजिए जिस टॉपिक पर आप काम करना चाह रहे हैं उससे संबंधित किसी ने पहले काम किया हुआ है तो उसके काम को रिव्यू करना, पुनरावलोकन करना, वो यदि आप कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जो है उससे आगे का काम और क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होता है और आपको पता चलता है कि हमसे पहले फला रिसर्चर ने कुछ काम इस तरीके से आगे किया है जो हम समझ पाए हैं। इसीलिए जब हम किसी रिसर्च को टॉपिक के रूप में लेते हैं कि इस टॉपिक पर हमें रिसर्च करना है तो हम रिव्यू करते हैं रिलेटेड लिटरेचर का। ठीक है ना, इससे पहले और किसने किसने क्या काम किया है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो कुल मिला जुला करके हमें ये समझ करके काम करना है कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो किए हुए का रिपीटेशन नहीं करने जा रहे हैं, हम उससे आगे की बात देने जा रहे हैं। और आगे की बात कब देंगे, जब पिछले आपसे पहले जो कुछ भी किया गया है उसको आप समझ पाएंगे। तो समझ पा लिए रिव्यू करके और उसके बाद जो कुछ आगे आपको देना है उसको आप क्लियर किए तो बातें जो है वो आसान होती है। और आपके लिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसीलिए करना जरूरी होता है। आजकल आपको बहुत सारे रिसर्च के टॉपिक जिस पर रिसर्च हुआ है वो यदि आप देखना चाहेंगे ना तो आपको मिल जाएगा गूगल स्कॉलर, एक टूल है रिसर्च का। तो उस पर आप जाएंगे तो आपके टॉपिक से संबंधित उस पर यदि आप सर्च करना चाहेंगे तो किसने क्या काम किया है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, सो आपको रिव्यू करने के टाइम में जब आप अपना डिसर्टेशन करेंगे तो उसका प्रपोजल जो है बनाने के टाइम में रिव्यू भी लिखना होगा। और वो रिव्यू कैसे लिखेंगे, जब उस फील्ड में कहां कहां आप भागते रहेंगे तो बहुत साधारण सा तरीका हमने बता दिया, गूगल स्कॉलर को सर्च करेंगे, उस पर आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, उसमें से 5-10 को आपको कोट करना है, 2 लाइन 1 लाइन जो उनका निष्कर्ष रहा है उसका नाम लेते हुए और कहां पर उन्होंने रिसर्च किया, क्या किया, वो एक आपके रिपोर्ट में होगा। चैप्टर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये यदि आप करेंगे तो आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं कि जो काम किया गया है उसी को फिर से आप कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इसलिए हम इतनी विस्तार में आपको बता रहे हैं कि रिव्यू करना क्यों जरूरी है। जब रिसर्च की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सर्च किया हुआ चीज पर आगे कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं। तो रिसर्च करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप जो पहले हुआ है वही सब करके ला देंगे तो कोई आपको मानेगा, रिसर्चर बोलेगा ये फालतू अनुसंधान करता है, इसको कुछ नहीं आता है, नहीं सीखा ही नहीं है, ये दूसरे के काम को कोट कर रहा है और बता रहा है, ऐसा कोई नहीं मानेगा। लेकिन
आप यदि रिव्यू कर चुके हैं तो उससे आगे का काम करके आप देने के लिए समझ सकेंगे कि यहां तक तो इसने कर ही लिया था, तो अब हमको देना है तो उससे आगे देना है। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो है इसकी कोशिश करेंगे। इसीलिए हम रिसर्च क्या है, किसी भी टॉपिक पर किया गया जो काम है उसको फिर से सर्च करना। वो कोई टॉपिक ऐसा भी है कि आपका एकदम फ्रेश टॉपिक हो जिस पर कोई नहीं काम किया है, पहले ही आप रिसर्चर है, ठीक है ना, पहले ही अनुसंधान करता है, या कभी किसी ने काम किया है तो उससे आगे आप क्या कुछ करके देंगे, ये देखो रिसर्च, ठीक है ना। और रिसर्च के क्या पर्पस होते हैं, ज्ञान विज्ञान को आगे निकालना। आज देख रहे हैं कोविड के टाइम में हम लोग जी रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान के जरिए नई चीजें निकल करके आ रही है, इसीलिए रिसर्च करने की जरूरत है। आज कोविड के वैक्सीन निकलने जा रहे हैं, ठीक, एक आध महीने में आपके पास होएगा। कल मैं सुन रहा था कि गुजरात में कामधेनु विश्वविद्यालय है और उसके जो एक कठारिया करके हैं, डॉक्टर कठारिया, उन्होंने कहा है कि भारतीय आयुर्वेद में पंचगव्य के द्वारा दूध, दही, घी गाय का, और उसके बाद गोमूत्र और गोबर, पंचगव्य का हम लोग पूजा पाठ में भी हिंदू परिवार में यूज करते हैं। तो पंचगव्य पर अब कोविड का मेडिसिन उपलब्ध होगा पंचगव्य से, और उसकी क्लिनिकल ट्रायल होने जा रही है। जैसे एलोपैथ की मेडिसिन के लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है, वैसा ट्रायल के स्टेज में है, और अहमदाबाद, सूरत में वो इस ट्रायल के स्टेज में है। आने वाले दिनों में पंचगव्य से हो सकता है कुछ आपको कोविड का इलाज मिल सके, बहुत एडवांस स्टेज। अपने यहाँ पंचगव्य से आयुर्वेद में इलाज की परंपरा रही है, इसीलिए गोमूत्र जो है, गोबर जो है, और गाय का दूध, गाय का घी और गाय की दही, ये मिला करके जो है सो पंचगव्य बनता है। तो उससे बहुत सारा इलाज है, आज उस पर काम हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, जब आप रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च का पर्पस क्या हुआ, किसी नए ज्ञान विज्ञान को सामने लाना। रिसर्च के नेचर क्या होते हैं, रिसर्च का नेचर होता है हमेशा ही नित्य नए अनुसंधान के तरफ बढ़ना, प्रकृति ही होती है। रिसर्च वो नहीं कहा जाएगा जो पिछली चीजों को आप रिपीट कर रहे हैं, उसको नेचर में नहीं लेंगे। उसकी विषय वस्तु क्या होती है, स्कोप क्या होता है, रिसर्च की नेचर, स्कोप और पर्पस के बारे में। स्कोप क्या है, नेचर का, रिसर्च की विषय वस्तु क्या है, तो वो जो उसके दायरे में आता है। नहीं नहीं, ये सोशल साइंस का स्कोप नहीं है, इस पर रिसर्च करना नहीं है, इसमें फिजिक्स को रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि समाज में जाकर के फिजिक्स के मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे तो वो कभी रिसर्च का काम पूरा होगा नहीं। सोशल साइंस की रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके लिए उपयुक्त है। लाइब्रेरी, लैब में चले जाएं और लैब में जाकर के सोशल साइंस की रिसर्च को लेकर के, मेथोडोलॉजी को लेकर के आप काम करें, वो कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए विषय वस्तु को भी समझना जरूरी है। तो मैंने रिसर्च के पर्पस, नेचर और स्कोप को थोड़ा सा बताया आपको। उसके बाद अगला यूनिट है रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट रेट्रोस्पेक्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स। हम जो कुछ भी यहाँ उदाहरण देंगे वो उदाहरण भी स्पष्ट तौर से रूरल डेवलपमेंट से होना चाहिए। रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले जो कुछ है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मदर्शन, रेट्रोस्पेक्ट जो पीछे की चीजों को ला करके आप बता रहे हैं। रेट्रोस्पेक्ट से इसको लागू किया गया है, मतलब पिछले प्रभाव से लागू किया गया है किसी चीज को, किसी कानून को। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट रेट्रोस्पेक्ट क्या कुछ है, पहले नेशनल क्या है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, परिदृश्य क्या है। नेशनल परिदृश्य में जो कुछ भी चीजें हैं उसको देखें, और इंटरनेशनल परिदृश्य में जो कुछ भी है उसको देखें, ये रेट्रोस्पेक्ट है। मतलब नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर के लिए, नेशनल लेवल पर नेशनल बैंकिंग जो है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड, और उससे निकला हुआ ये हमारा ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और उसके प्रवर्तक जो होते हैं कोई नेशनल बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो चीज है, नाबार्ड के द्वारा ग्रामीणों तक कृषि लोन या क्रेडिट कार्ड या फला चिला जो कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जो ग्रामीणों के स्तर तक बैंकिंग की सुविधा हो रही है, वो कितना लाभकारी है, ठीक है। मान लीजिए आप इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या कुछ हो पाया।
अच्छा, इंटरनेशनल सीन में एक बात बताएं आपको, बांग्लादेश अपना पड़ोसी है। बांग्लादेश में एक मोहम्मद यूनुस करके, उन्होंने स्मॉल सेविंग से लोगों के लिए क्रेडिट का सिस्टम डेवलप किया। उस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश में स्मॉल सेविंग्स के जरिए 2 पैसे 4 पैसे जोड़ते जोड़ते, 2 रुपए 1 रुपए जोड़ते जोड़ते, और उसको एक अच्छा सा अमाउंट हो गया, 200 500 हजार हो गया। उसके बाद उन लोगों को बैंक से जोड़ करके और फिर उनको बैंक से क्रेडिट मुहैया कराना, और उस तरीके से ग्रामीणों के विकास के लिए उन्होंने काम किया। तो बांग्लादेश में रूरल क्रेडिट्स जो है उसको प्रमोट करने वाले के रूप में मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। तो मोहम्मद यूनुस को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये हम इंटरनेशनल सीन थोड़ा बात कर रहे थे, एक उदाहरण देने से ज्यादा स्पष्ट होता है कि रिट्रोस्पेक्ट क्या है। तो नेशनल का हमने एक उदाहरण दिया, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स जो है, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है, इसको मैंने बताया। उसके बाद है तीसरा यूनिट है इसमें रिसर्च का प्रोसेस 1, और चौथा यूनिट है रिसर्च का प्रोसेस 2। तो रिसर्च के प्रोसेस 1 में दिया हुआ है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्च का प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, उसका निर्माण कैसे करते हैं, हमें किस चीज पर रिसर्च करना है, रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा रिसर्च के बारे में आगे जानना चाहिए कि ये रिसर्च है क्या आखिर। ठीक है ना, और इसके प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिसर्च के प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आप थोड़ा सा आज से ही सोचना शुरू करेंगे कि आपका टॉपिक कैसे हो सकता है। तो टॉपिक जब रिसर्च का टाइटल जब लिखते हैं, मतलब किसी समस्या पर आपको अध्ययन करना है, ये 2 4 समस्याएं आपके दिमाग में है, आपके जो गाइड होंगे वो आपको इसके लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, और उस मार्गदर्शन में क्या होएगा कि आपको जो है वो बता पाएंगे कि ये टॉपिक कितना सही होगा, इसमें क्या दिक्कत होएगी, क्या आपको फील्ड से डेटा मिल पाएगा, कोई सहयोग करने वाला होएगा नहीं होएगा, ये सब बातें वो बताना शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर से कोई भी टॉपिक जब आप चुनते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फील्ड में क्या हमें कोई मदद करने वाला होएगा। फील्ड से डेटा हम कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो हमें कोई बताने के लिए होएगा। हम इंटरव्यू शेड्यूल लेकर के जाएंगे भरने के लिए तो क्या हमें बताएगा कोई। तो ये यदि नहीं तो फिर हमको ये टॉपिक नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वहां हम फील्ड में रैपो नहीं डेवलप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये रैपो डेवलप करना जो है ये आपका काम है, और आप ही जाएंगे फील्ड से डाटा लाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज सोच करके अपना कोई टॉपिक समझना चाहिए। ठीक है, और इस टॉपिक को चुनने में आपको आपके गाइड भी मदद करेंगे। हम 1 2 टॉपिक आपको बताते हैं। मान लीजिए आप जो है फ्रेशर हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में जो मध्य विद्यालय है या उच्च विद्यालय है, हाँ, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसका आप आकलन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, आपका टाइटल कैसे होगा। आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि कोई देख करके, रिसर्च के प्रपोजल का फॉर्मुलेशन हम बता रहे हैं, उसको देख करके कोई ये कह सके कि ये कहां पर काम किया गया है। ठीक है, ये काम कहां पर किया गया है, तो ये जो है झारखंड राज्य में किया गया है, क्योंकि आप नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, 35 लाख का स्टूडेंटशिप है, तो आपके प्रोजेक्ट को देख करके, आपके डिसर्टेशन को देख करके कोई जानना चाहेगा कि ये क्या काम किया है बच्चे ने। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए उसमें, झारखंड राज्य के। जिला यदि आपका देवघर है तो देवघर, झारखंड राज्य के देवघर जिला अंतर्गत। उच्च विद्यालय, मान लीजिए उच्च विद्यालय मोहनपुर है, तो मोहनपुर उच्च विद्यालय में
शिक्षा की स्थिति का आकलन, ठीक है, या शैक्षिक समस्याओं की जानकारी। तो जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस तरीके से सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और उसको आप रिपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अब टाइटल यदि एक स्लॉट में हम बोले तो ऐसे बोलना पड़ेगा, झारखंड राज्य के देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर उच्च विद्यालय में शैक्षिक स्थिति का आकलन, ठीक है। अब ये जब इस तरीके से जब आपने टाइटल लिखा तो उसको देख करके कोई भी आदमी जो है झट से समझ जाएंगे कि ये जो है कहां पर काम किया गया है। वो नेशनल लेवल पर किसी के पास वो आपका डिसर्टेशन गया इवैल्यूएशन के लिए, हाँ, दिल्ली भेजते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को, डिसर्टेशन को इवैल्यूएशन के लिए अपने गाइड से साइन करा करके, उसमें सर्टिफिकेट होता है कि ये मैंने खुद से काम किया है, गाइड आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये इनका अपना किया हुआ काम है। तो इस तरीके से क्या है ना कि वो जब दिल्ली में पहुंचता है तो दिल्ली में तो बहुत सारे जगहों से ऐसा प्रोजेक्ट पहुंचता है पीजीडीआरडी एमएआरडी का। तो आपको क्या करना है, अपने टाइटल को ऐसा स्पष्ट रखना है कि आप जो है प्रोजेक्ट जो भेजेंगे उसको देख करके स्वतः ही कोई समझ जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से कहां पर किया गया है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये है टाइटल। तो हमको लगता है कि टाइटल के बारे में हमें कभी भी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला अंतर्गत, हाँ, ईंटे के भट्ठे में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति का आकलन, ठीक है ना। तो झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में अब बहुत सारे ईंट भट्टे हैं, ठीक है ना। तो आप उसको और स्पष्ट करेंगे, झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में फला गांव में चलाए जा रहे ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों की